हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास हो जाता है, इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इसमें बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया हमने क्या किए थे, कुछ टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया था, उसको क्लियर किया था। उसके बाद बताया था कि एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए उसी तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं चीज़ों को। तो हमने क्या क्या पढ़ा? बाल विकास का अर्थ पढ़ा, बाल विकास का क्षेत्र पढ़ा, इसकी आवश्यकता पढ़ा, ये पॉइंट्स पढ़े। देखिए पॉइंट्स बता रहे हैं और अब क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ा और इसमें बहुत सी चीज़ों को पढ़ा यानी शारीरिक विकास भी पढ़ा, बुद्धि लब्धि भी पढ़ा, बुद्धि की धारणा यानी अवधारणा भी पढ़ा। तो इन सभी चीज़ों को कंप्लीट किया। आज हम लोग क्या करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मैम सिलेबस कब कंप्लीट होगा, और जो सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट हो जाता है आप लोगों में, यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में उर्दू है, और यानी आप उर्दू चूज़ कर सकते हैं या संस्कृत, ऐसा है ना। और सेकंड में क्या होता है, यानी सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश। तो आप लोगों को थोड़ा सा उर्दू टफ पड़ा है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आज से आप लोगों के उर्दू के क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए भाई आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा, बेल आइकन को प्रेस करना रहेगा, और चीज़ों को देखिए लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। ऐसा तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि आप लोग पिछले क्लास को देख लें, ऐसा तो नहीं, ये बोलना ठीक नहीं है। तो हम सबसे पहले किस चीज़ पर डिस्कस करेंगे? बाल विकास होता क्या है? बाल विकास का मतलब होता है बच्चों का विकास, और बच्चों का विकास कैसे होता है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें जानकारी नहीं है कि बच्चों का जो विकास है वो किस तरह से होता है, पहले देखिए शिक्षक कैसे पढ़ाते थे, डांट भी देते थे, मार भी देते थे, भाई मुर्गा मुर्गी तक बना देते थे, वो वाली बात थी। लेकिन नहीं, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। बच्चों को क्या करना चाहिए? हमेशा प्यार से और खुद करके, यानी बच्चे खुद करके सीखे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कोई काम कर रहे हो ना, उसमें टोका टाकी वो देख रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अरे पहले उसको देखो, पहले उसको समझो ये कर क्या रहा है, लास्ट में इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये चीज़ आप समझो। आपने स्टार्टिंग की कोई चीज़ आप स्टार्ट करो तो आपको लगेगा ना ये कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, ये वर्क कैसे करेगा, ऐसा होता है ना। लेकिन जब चीज़ कंप्लीट हो जाती है, हो सकता है आपसे अच्छा वो वर्क कर ले, ऐसा होता है ना। तो आपको क्या करना है, बच्चा अगर एक्टिव है और बच्चा खुद करके चीज़ों को सीख रहा है, तो आप क्या बने? पाड़ बने, ढांचा बने। यानी कि आप एक कहते हैं जैसे माली होता है तो वो सेवा करता है, पेड़ पौधों की सेवा करता है, कब खाद डालनी है, कब पानी उसमें डालना है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने आप से पकड़ के पौधा आपने लंबा कर दिया, वो हो जाएगा क्या, वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। तो बच्चा खुद से करके सीखेगा वो चीज़। तो और बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ पे आती हैं? कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी देर में सीखते हैं, कुछ बच्चे क्लास में तो होते हैं लेकिन ना होने के बराबर होते हैं, वो चीज़ों को नहीं सीख पाते। तो आखिर वो कमी क्यों है बच्चों में? तो आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कैसे निदानात्मक यानी डायग्नोस्ट करना होगा, यानी उसको पहले उसकी जांच पड़ताल करनी होगी, बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों है, और जब बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो उसका उपचार करना होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको दवा दे देता है या इंजेक्शन लगा देता है? नहीं ना, वो क्या करता है, सबसे पहले आपको चेक करता है कि आप में प्रॉब्लम क्या है, कितना फीवर है, अगर फीवर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत अगर ख़राब है और कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा जो आपकी तबीयत ख़राब। तो क्या होता है, डायग्नोस्ड होता है। तो इसी तरह से बच्चों का भी डायग्नोस्ड होता है, उसके बाद उसका क्या होता है, उपचार होता है, यानी उसके बाद औषधि दी जाती है, दवा दी जाती है। तो यही चीज़ें क्या है हम लोगों ने बाल विकास में पढ़ी, उनकी अवस्थाओं को पढ़ा। यानी एक बाल शिशु अवस्था होता है, बच्चा बाल अवस्था में जाता है, बच्चा किशोर अवस्था में जाता है। तो हम लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए लास्ट तक बने रहिएगा और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, जन्म के समय शिशु
के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? 400 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, या 500 ग्राम होता है, या 250 ग्राम होता है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे कि जन्म के समय की बात हो रही है यहाँ पे, तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार हो जाता है वो 350 ग्राम हो जाता है। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते रहेंगे, कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं ना, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ये कि कोई भी चीज़ है, कहीं आप नई जगह पे जाए, आपको बहुत कुछ आता होता है, आप हर चीज़ में निपुण होते हैं, लेकिन क्या होता है नई जगह पे आप अपने को वहाँ के अनुकूल मतलब अपने आप को वहाँ पे ढाल नहीं पाते हैं जल्दी ना। तो यही डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का हाल होता है कि वो आए हैं, अभी उनको ये चीज़ नहीं कि किस तरह से हम एग्ज़ाम दें, किस तरह से हम एग्ज़ाम की तैयारी करें, कहाँ से हम तैयारी करें, और उसके बाद वो इतने महारथी हो जाते हैं, इतनी महारत हासिल कर लेते हैं कि उनसे कोई बात कर ले तो वो खुद आप लोगों को बता देंगे कि हाँ आप लोगों को क्या करना है, यानी अपने जूनियर को वो खुद बता देंगे। तो यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके बाद तो आप लोग महारत हासिल ही कर लेंगे, आप खुद दूसरों को गाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 350 ग्राम, और यानी बा ऑप्शन ये राइट है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? देखिए हमने 3 अवस्थाओं को आपको पढ़ाया और नोट्स हमने कहे थे कंप्लीट कर लेना। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हो जाती है? फर्स्ट आपकी कौन सी हो जाती है? तो शिशुअवस्था हो जाती है। और सेकंड आपकी कौन सी हो जाती है? तो बाल्यावस्था हो जाती है। और थर्ड कौन सी हो जाती है? तो किशोर अवस्था हो जाती है। अगर टाइम की हम बात करें तो 0 से, आप 0 से भी मान सकते हैं, और कहीं कहीं पे आपको 0 से 5 वर्ष मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको जन्म से 5 वर्ष, यानी 0 और जन्म, यानी जन्म हुआ बस अभी आज, जैसे बिल्कुल रिसेंटली वो वाली बात होती है। तो आप 0 अगर कहीं पे है या जन्म है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। कहीं कहीं पे आपको 0 से 5 वर्ष मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको जन्म से 5 वर्ष मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 0 से 6 वर्ष भी मिल जाता है। तो जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिखेंगे। तो ये कौन सी हो जाती है? जिस शिशुअवस्था हो जाती है। बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो शिशुअवस्था का लास्ट और बाल्यावस्था का स्टार्टिंग होता है, यानी उसके सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। शिशुअवस्था में बच्चा यानी कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड बचता है तो उसमें बाल्यावस्था के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और जब बाल्यावस्था कंप्लीट होता है और किशोरावस्था आने वाली होती है और बाल्यावस्था जाने वाली होती है, तो क्या होता है? उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचने वाला होता है तो उसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। अब बच्चा सोचता है कि हमारे में इतने परिवर्तन जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसको भी नहीं पता है, क्योंकि उसको गाइड की ज़रूरत है। उसको गाइड करना, जैसे कहते हैं कि बड़े लोगों को बच्चों से बात करनी चाहिए। जैसे जब बच्चा किशोर अवस्था में आने वाला हो तो उनसे बात कर लेनी चाहिए, जिससे उनका क्या होता है, जो हलचल होती है एक माइंड में, ऐसा होता है ना, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है वो, क्योंकि वो ये सोचता है ये सब हो रहा है तो क्या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है? ऐसा नहीं, सभी के साथ होता है। अगर ये कोई कहे कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं, मेरे बच्चे में ये सिम्टम्स नहीं, यानी आपका बच्चा किशोर अवस्था में आया ही नहीं। किशोर अवस्था यानी वो नॉर्मल नहीं है, आप ऐसे बोल लो, क्योंकि सिम्टम्स सभी बच्चों में पाए जाएंगे अगर किशोर अवस्था में वो आने वाला है। तो यहाँ पे बात हम लोग ये कर रहे हैं कि जन्म से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, अब तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो शिशुअवस्था जो हो जाती है, यानी कि आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि शिशुअवस्था पहली अवस्था है। और उसके मैं थोड़ा सा लॉन्ग में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है और ये क्वेश्चंस आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करें ना, तो आप लोग क्या करोगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लोगे और शॉर्ट टाइप्स, हालांकि हम वो सभी कंप्लीट कराएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से यानी 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो हो जाता है, क्वेश्चन है यहाँ पे, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का जो उद्देश्य हो जाता है, बालक का सामाजिक विकास। बिल्कुल सही है कि बच्चे का सामाजिक विकास, समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। देखिए मुंह में ज़बान सभी के होती है, एक जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ,
मुंह में ज़बान सभी की होती है, सभी पलट के जवाब दे सकते हैं, सभी अपशब्द बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें समाज में रहना, हम सामाजिक प्राणी है। हमें क्या करना, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने से छोटों से कैसे बात करनी है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, एक दायरे में रह कर हमें करनी होती है, ऐसा नहीं है। और इसमें उम्र का कुछ नहीं होता है। उम्र, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ये इतनी वजन बातें कर रही हैं, यानी इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई होगी, या ये इतनी ऐसी तुच्छ बातें कर रहे हैं, यानी इनके ये जैसे बड़ों से भी कायदे से नहीं बात करते, ढंग से नहीं, यानी इनकी उम्र कम है इसलिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्र और मैच्योरिटी दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर आप मैच्योर हो और आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, आप एक अच्छे सामाजिक प्राणी हैं, तो आप अपने दायरे में रहेंगे। बड़ों से कैसे बात करनी है वो देखना है, छोटों से कैसे बात करनी। भाई आप छोटे से अगर आप करके बात करोगे तो छोटा भी आपसे आप करके ही बात करेगा। आप बड़ों से अगर आप करके बात करोगे तो बड़ा कब तक आपसे प्यार नहीं करेगा। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, किस में आता है, तो ये सामाजिक, यानी हम क्या है, सामाजिक विकास हमारा हो रहा है। हम चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी चीज़ों को हम अच्छे से सीख पा रहे हैं। बालक का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, सभी विकास। कौन कौन सा, कि मानसिक विकास भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो रहा है, बौद्धिक विकास भी हो रहा है, यानी हमारी बुद्धि भी विकास करें। हमारी बुद्धि भाई क्या है, अगर हम अच्छे से, अब जो हमारे सामने क्या होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम अगर उसका डटकर मुकाबला करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और बाद में उसको हम सॉल्व करते हैं, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो यानी हमारी बुद्धि जितनी ज़्यादा, यानी कहने का मतलब ये है, हम जितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम उतने बुद्धिमान कहलाएंगे। होता नहीं है कि बहुत लोगों के सम्मुख अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई कहता है यार अब हमको जान दे देनी चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल हताश हो जाते हैं, आगे बढ़ने से बिल्कुल एकदम कतराते, नहीं अब हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें कुछ नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार फेल होते हैं, बार बार चीज़ों में, क्योंकि चीज़ें करके सीखी जाती हैं, और बार बार फेल होंगे, बार बार चीज़ों में क्या करेंगे, उसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। लेकिन क्या है, कोई बात नहीं, अगर एक बार हम सफल नहीं हुए तो हम दोबारा सफल होंगे, अगर हम दोबारा सफल नहीं हुए हम तीसरी बार सफल होंगे। यानी जब हम करते जाएंगे तो हम कभी ना कभी सफलता हमको मिलेगी, हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये हो जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास, यानी सभी क्षेत्रों में विकास, सर्वांगीण। तो जहाँ पे हमको ये आंसर मिल रहा है तो हम ये क्यों करें, बालक का सामाजिक विकास, ये तो एक ही विकास हुआ, सही ये भी है, लेकिन उससे अच्छा हमारा कौन सा आंसर सही है, बालक का सर्वांगीण विकास, यानी सभी विकास जहाँ पे हो रहे हैं। तो हमको जब ये आंसर मिल रहा है तो हम पहला आंसर क्यों लगाएं, यानी पहला जो हमारा ऑप्शन है हम उसको क्यों करेक्ट माने, तो हमारा बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, और प्लस आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी ज़रूर दिया कीजिए। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो सृजनात्मकता या प्रत्यक्षीकरण या प्रक्षेपण या उदात्तीकरण क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं सृजनात्मकता की, यानी हम क्या है, एक्टिव। सृजनात्मकता अगर है तो बच्चा क्या करता है, चीज़ों को जल्दी सीखता है। तो यहाँ पे आपका यही आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि सृजनात्मकता हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो बाल विकास का जो विभाजन हो जाता है 4 अवस्थाओं में, या 3 अवस्थाओं में, या 5 में, या 6 में। तो अभी आपने पढ़ा कौन कौन सी अवस्थाएं बाल विकास का विभाजन, हम लोगों ने देखिए बाल अवस्था, और यानी आपकी शिशु अवस्था, और बाल अवस्था और किशोर अवस्था। तो यानी आंसर आपका ये जो 3 है, यानी बा ऑप्शन है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ जो बार बार आएगी वो बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। हालांकि बार बार डिस्कस करने से ये हो जाता है कि रिवीजन होता है, लेकिन आप लोग भी कहोगे कि मैम बार बार रिवीजन कर रही हैं, बार बार, है ना, वैसे सही होता है। और आप लोग ना नोट करते रहिए, कोई भी चीज़ है तो आप नोटबुक ज़रूर बनाएं।
निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो CAT करता है या TAT करता है या MAT करता है या भाटिया बीटरी परीक्षण करता है? आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा TAT। ये जो आपका परीक्षण हो जाता है तो ये हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो बुद्धि का मापन कौन सा करता है? तो TAT। और उसके बाद आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो थॉर्नडाइक ने देखिए 5 का किया है, 3 का किया है या 4 का किया है या 6 का किया है? फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। थॉर्नडाइक का क्या है? तो बहुत फेमस है ये, देखिए, और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थॉर्नडाइक की बिल्ली और क्या है? पावलोव का कुत्ता, है ना। तो इन्होंने क्या किया, बिल्ली पर शोध किया कि बिल्ली को क्या क्या पिंजरे में बंद कर दिया। वो उसने क्या किया, उसने पिंजरे में बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाई, है ना। वो पिंजरे को तोड़ना चाहिए, सब कुछ करना उसने चाहा, लेकिन क्या हुआ, वो पिंजरा नहीं खुला। यानी इस तरह से, और हर एक चीज़ लिखित में होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यानी बस बोल रहे हैं हाँ भाई पिंजरे में उछल कूद। उसने 100 बार, यानी इससे क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ का क्या करते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार कोई चीज़ होती है और उसमें बार बार हार मिलती है, बार बार हार मिलती है, लेकिन एक बार हमको क्या होती है, जीत मिल जाती है। तो इसी तरह से क्या हुआ, थॉर्नडाइक की जो बिल्ली थी उसने एक बार, उसका अचानक से पंजा जो था वो सिटकिनी पे पड़ा, और सिटकिनी जैसे ही उस पर पड़ा पैर, और वो दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुल गया तो क्या हुआ, उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। फिर दोबारा उसको पिंजरे में बंद किया गया। अब उसने क्या किया, जितना पहले उसने उछल कूद मचाया था उससे कम बार में सिटकिनी खुली और उसको भोजन मिला। भोजन का मतलब है यानी हमको क्या, जो हमको रिजल्ट मिला, हमको पॉजिटिव में रिजल्ट मिला, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, DLED कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो कि भाई DLED करेंगे, उसके बाद CTET करेंगे, उसके बाद हम सुपर टेट या और भी जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें उसको हम क्लियर करेंगे और हमको क्या होगी, जॉब मिलेगी। अगर नहीं भी जॉब मिलेगी तो हम इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतना हम यानी सक्सेस हो जाएंगे कि हम खुद बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना। ये चीज़ होती है। तो यानी क्या हुआ, वो जैसे कि बिल्ली क्या कर रही थी, बार बार उछल कूद मचा रही थी, तो फर्स्ट टाइम उसको ज़्यादा टाइम लगा, सेकंड में उसको कम टाइम लगा, थर्ड बार में उसको और कम टाइम लगा। एक टाइम ऐसा आया, वो ऐसा लगता था कि जो जैसे कोई मानव, जैसे कोई इंसान जाता था और अपने पंजों से सिटकिनी को खोलकर बाहर वो निकल जाती थी और भोजन की प्राप्ति कर लेती थी। यानी अब उसकी हैबिट हो गई, अब उसको पता हो गया कि क्या है, अब ये सिटकिनी से दरवाज़ा खुलेगा और हमें भोजन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक के सीखने से के संबंधित जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, यानी अगर आप तत्पर हैं, कोई काम करने के लिए हैं, कोई काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप काम ज़रूर वो करेंगे, आप वो वर्क ज़रूर करेंगे। अगर आप तैयार ही नहीं है तो क्या करेंगे, वही 24 घंटे में आपने क्या किया, खाया और सोए, खाया और सोया, वो वाली बात हो जाती है। और अभ्यास, अगर आपने अभ्यास किया, आज आपने जो पढ़ा उसको कल फिर उसकी प्रैक्टिस की, फिर परसों उसकी प्रैक्टिस की, फिर अगले दिन उसकी प्रैक्टिस की, तो क्या है, जब अभ्यास होगा तभी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे 3 नियम इनके मुख्य नियम है, और 5 नियम कौन से हो जाते हैं, तो गॉड नियम हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके, ठीक है ना, किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। अब यहाँ पे पावलोव, तो पावलोव ने किस पे किया था, यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्ली पर क्या था। थोड़ा सा जूम कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, तो भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो बिल्ली पर किया या वनमानुष पर किया या कुत्ते पर किया या मेढक पर किया, ठीक है। तो बिल्ली पर तो अभी आपने देखा किसने किया था, तो थॉर्नडाइक की बिल्ली। इसको हम एक कविता के माध्यम से आप लोगों को समझा देंगे, जिससे आप भूलेंगे भी नहीं कि, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी और कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, बिल्ली पर किया या वनमानुष पर किया या कुत्ते पर किया या मेढक पर किया, तो किसने, किसके बारे में पूछा जा रहा है, पावलोव। तो पावलोव का कुत्ता था,
पावलाव ने किस पे किया, तो कुत्ते पर किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुत्ते को बांध दिया, ठीक है। एक स्टैंड टाइप का लिया और जैसा टेबल है और उस पर एक जैसे पिलर टाइप के, और उसके बाद क्या हुआ, कुत्ते को उसने बांध दिया। एक कटोरा भी रख दिया और फिर उसके बाद क्या किया, अब कुत्ता भूखा था। अब जो भाई कोई भूखा होगा तो क्या करेगा, और उसके सम्मुख भोजन भी रखा है और वो बंधा हुआ भी है और उसको भोजन मिल भी नहीं रहा और उसकी खुशबू भी आ रही है। तो आप सोचे क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है उसके लार टपकेगी। जब भोजन देखेगा और भोजन उसे मिल भी नहीं रहा है और क्या करेगा, उसके लार टपकेगी। तो यही हुआ कि घंटी बजी। पहले क्या हुआ, घंटी बजी, भोजन रखा था, घंटी बजी, भोजन आया, लार टपकी। फिर उसके बाद घंटी बजी, भोजन आया, लार टपकी। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, अब हुआ कि घंटी बजी और कुत्ते के मुंह में लार आई। क्यों, क्योंकि उसे पता था कि जब घंटी बजती है और उसके बाद भोजन ज़रूर आता है और क्या होता है, और उसको भोजन मिलता है। तो उसको अब क्या हुआ, अब घंटी ही, यानी कि उसको भोजन से पहले घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी और उसके मुंह में लार आती थी, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इससे आपको 2 से 3 नंबर पक्के हैं और ये पूछे ज़रूर जाते हैं। और हमने तो भैया इसको चित्र के माध्यम से समझाया था, क्योंकि हमने चित्र भी बनाया था, ऐसे करके डॉग बनाया था और ऐसे पूरा स्टैंड वगैरह सारी चीज़ें हमने बनाई थी अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह, ऐसा होता है ना कि किसको फुल नंबर मिलते हैं, हम तो करके बहुत कुछ आए लेकिन हमको पूरे नंबर नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर कहीं पे चित्र के माध्यम से समझाने वाला आप चित्र के माध्यम से ज़रूर समझाएं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो लगता यही है कि अरे हम कर ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जब पहुँचते हैं ना तो हमारे अगर 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा डाउन होता है तो लास्ट इंप्रेशन में कोई वहाँ पे झांकता ही नहीं है और कहता है जब फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत है तो लास्ट में इतना वो नहीं करके और नंबर कम मिलते हैं, यही तो होता है ना। तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़रूर, हालांकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी कि कॉपी कैसे लिखें और क्या क्या सावधानियां रखें, ये सभी चीज़ों की आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और यहाँ पे आपका कुत्ता, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें कुत्ता हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके, यहाँ पे आपका हो जाता है करके किया। तो अभी देखिए थॉर्नडाइक तो पढ़ चुके हैं ना, कुत्ते पर किया या तोते पर किया या मनुष्य पे किया या बिल्ली पे किया। तो थॉर्नडाइक की भाई बिल्ली है तो हम बिल्ली पे ही टिक कर देंगे और इस पर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। तो क्या हो जाता है इसमें, तो इसमें जो कोहलर का, और कोहलर ने किसके ऊपर किया था, तो कोहलर ने चिंपैंजी, जिसका नाम यानी चिंपैंजी बंदर होता है ना, उसके ऊपर क्या था, और उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, उसका नाम क्या था, सुल्तान था। और सुल्तान के साथ भाई क्या किया गया, तो उसके मान लीजिए एक रूम में उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। और वहाँ पे कई देखिए प्रयोग हुए, एक प्रयोग नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, कुछ भी हो, कोई भी कितना भी माइंडेड हो, एक बार में कोई नहीं सीख सकता, ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन जितनी बार वो चीज़ों को करेगा उसको आसानी से वो चीज़ों को कर पाएगा, वही चीज़ उसके लिए इजी होती है और वही चीज़ उसके लिए टफ होती है। तो यहाँ पे क्या है कि कोहलर ने क्या किया कि चिंपैंजी बंदर यानी सुल्तान पर शोध किया, प्रयोग किया। तो उन्होंने एक रूम में छत के ऊपर केलों को लटका दिया, ठीक है, और नीचे 3 बॉक्स रख दिए। लेकिन बॉक्स याद रखिएगा, बॉक्स जो रखे वो ऊपर नीचे नहीं रखे, बॉक्स फैला के रखे। अब भाई बंदर है और केलों को देखकर भाई क्या करेगा, उछल कूद तो मचाएगा। अब वो उछल कूद मचा रहा है, उछल कूद मचा रहा है, लेकिन केले उस तक नहीं पहुंच रहे, यानी वो केलों तक नहीं पहुंच रहा, ऐसे बोलने, क्योंकि केले तो चल के नहीं आएंगे भाई। तो केले क्या हुआ, केले तक वो नहीं पहुंच पा रहा। अब वो भूखा भी है भाई, तो कुछ ना कुछ तो उसको करना होगा। अब उसने क्या किया, एक बॉक्स पे वो बैठ गया। अब वो सोचने लगा, एकदम सूझ आई, यानी अचानक से, जब भी कोई सूझ आती है ना तो अचानक आती है। तो क्या हुआ,
कि उसको ये सूझ आई, अगर हम ये 3 बॉक्सेस हैं और तीनों बॉक्सेस को ऊपर से नीचे यानी एक के ऊपर एक अगर हम रख देते हैं तो हो सकता है हमें केलों की प्राप्ति हो जाए। और वही हुआ जो वो सोच रहा था। उसने जैसे ही पहला बॉक्स रखा, फिर उस पर चढ़ा, फिर दूसरा बॉक्स रखा और उसने क्या किया, केलों की प्राप्ति कर ली। यानी उसमें अचानक से क्या हुई, सूझ आई। इसीलिए इसे सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा जाता है जो कोहलर ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये किसके लिए बहुत ज़्यादा, मैथ यानी गणित पढ़ने वालों के लिए, कि कभी कभी होता है ना, एक सवाल समझ नहीं आता कि ये कैसे कैसे, और एकदम से थोड़ी देर के लिए क्या होता है, जब हम बैठ जाते हैं बुक सब बंद करके और अपने आँखें क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन हमारी समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अचानक से अगर इस तरह से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा, और ऐसा ही होता है, वो सॉल्व भी हो जाता है। तो यही इनके साथ भी हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाता है ये उद्दीपन सिद्धांत हो जाता है, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो राइट है। और अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आए, हमने कहा थोड़ी शॉर्ट की क्लास आज की ली जाए क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को तो पता है क्योंकि आपको तो हर एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया, थोड़ा ट्रिप पे निकल गए थे, तो अब हम आ गए हैं और अब आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और बड़ी ही सरल भाषा में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। लाइव क्लासेस रहेंगे और वो भी बोर्ड पर, क्योंकि आमने सामने जब हम लोग होते हैं ना तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम तो अपनी बात को क्लास के माध्यम से बोल देते हैं, लेकिन आप अपनी बात को अगर उसी टाइम जैसे कमेंट करते हो और तुरंत आंसर मिलते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है, तुरंत हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो आप लोग लाइव क्लासेस से भी ज़रूर जुड़े। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए पलट के वो क्वेश्चन आया है, यानी पलट के इसलिए क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन 2017 में आया, फिर वो 2018 में भी आ गया, 16 में आ चुका है, तो इसलिए कई बार पलट पलट के दे देते हैं। तो आपको तो पता है 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो 3 है। कौन कौन सी है, शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था। और ये अवस्थाएं आपकी ज़ुबान पर रटी होनी चाहिए और इनकी जो टाइम पीरियड है वो भी एकदम से रटा होना चाहिए। ये क्वेश्चंस 110%, मैं किसी के लिए 110% नहीं कहती हूँ, 99 कहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं 110% कह सकती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, रूप कोई भी दिया गया हो लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, एक ये हो जाता है, बुद्धि लब्धि का हो जाता है, ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। हाँ, रूप बदल देते हैं भाई, एग्जामिनर है, थोड़ा सा तो आपको चेक करेगा तो रूप बदल देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। तो बाल मनोविज्ञान का जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो किसके लिए, बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल समायोजन की दृष्टि से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है तो बाल समायोजन की दृष्टि से, ये आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है या कथन है, किसका है, यानी क्वेश्चन कैसे भी कहते हैं कि ये कथन है या ये कथन किसका है, तो इस तरह से। या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि स्टेनले हॉल की परिभाषा लिखें, या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया स्टेनले हॉल की परिभाषा है। अब 4 परिभाषाएं दी हुई हैं या 3 दी हुई हैं और उसमें लास्ट में एक ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि स्टेनले हॉल ने दी है बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। कौन सी अवस्था, तो किशोर अवस्था। क्यों है ये अवस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की, क्योंकि ये अवस्था जैसे ही आती, यानी हर एक बच्चे पे, ऐसा नहीं है कोई एक स्पेशल बच्चा होता है या कोई स्पेशल बच्चे को ये अवस्था छोड़ती है, नहीं, सभी बच्चों में ये अवस्था आती है। तो जैसे ही बच्चा 11 वर्ष का होता है तो उसमें थोड़ा सा होता है बदलाव आने लगता है, यानी बाल अवस्था में ही होता है, थोड़े से सिम्टम्स दिखाई लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो 12 वर्ष की अवस्था में आता है तो क्या होता है, उसमें ये होने लगता है कि हमारे जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, हमारे जो मस्तिष्क में परिवर्तन हो रहे हैं, एकदम से उसको कुछ नहीं समझ आता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको जैसे उसके जो दोस्त होते हैं, सहेलियां होती हैं, उन पे वो बहुत ट्रस्ट करता है। जो अपने घर के जन होते हैं वो मतलब बच्चा घर के जन जो होते हैं बड़े, तो उन पे ज़्यादा नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि अगर, हाँ एक चीज़ और है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर घर के जो बड़े होते हैं बच्चों का खास ख्याल रखें। अगर जैसे लड़का है इस स्टेज में आया है तो उसके पिता को उससे खुलकर बात करनी चाहिए, और अगर लड़की है
तो उसकी माता को अपनी लड़की से यानी अपनी बेटी से खुलकर बात करनी चाहिए कि बेटा ऐसी एज में ये चीज़ें होती हैं, आप मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि यही एक एज ऐसी होती है 12 से 18 वर्ष की, है ना, कि बच्चा चाहे तो कुछ बन सकता है, और बच्चा चाहे तो इसी स्टेज में उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, यानी आप कह सकते हैं नर्क बन जाती है, अगर माँ बाप ने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में रोकना टोकना नहीं, उससे बात करना, यानी बच्चों से बात करना दोस्ताना भाव में कि बेटा आज क्या है, आप अपने बेटा या बेटी में देखिए वो चीज़ कि बेटा आज आप कहाँ गए थे, आप किससे मिले थे, जो भी दोस्त हैं, जो भी सहेलियां हैं, आप वो ना जान पाए, आपका बच्चा ना जान पाए कि हाँ हमारे माता पिता हमारे दोस्त के गार्जियन से मिल चुके हैं, या हमारे दोस्त या सहेली के बारे में जानकारी जुटा चुके हैं, लेकिन आप क्या करो वो जान भी ना पाए और जानकारी जुटा लो कि ये दोस्त या सहेली जो है वो हमारे बच्चे के लिए सही है या नहीं सही है। ये सभी चीज़ों की आपको जानकारी रखनी है, अपने बच्चे से खुलकर बात करनी है, टाइम पे उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसा नहीं कि नहीं कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में कुछ नहीं है, और वो नहीं कुछ बने तुम क्या कुछ बन, अरे नहीं, कुछ नहीं बनोगे तो एक अच्छे इंसान तो ज़रूर ही बन जाओगे, जो अच्छे से उठना बैठना चलना सीख जाएंगे। अगर आप अपने बच्चे को इस तरह से सिखाएंगे ना, तो बच्चा कभी भी बिगड़ नहीं पाएगा, कभी भी गलत सोबत में नहीं जाएगा और सीधी राह पर चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा गया है, बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। और एक बार मैं ये बात फिर से कहूँगी कि ये सभी में होती है, किसी एक कोई ख़ास बच्चा नहीं होता है। और ये आंसर देखिए इसमें जो बा हो जाता है ये हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस कुछ ही क्वेश्चन रह रहे हैं। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का एक शब्द है। अब कोई चीज़ होती है एक शब्द में, उससे कैसे, अभी तो आपने कह दिया कि किशोर अवस्था बड़े तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है, अब मैं कह रही हूँ कि एक शब्द में आपको वो चीज़ आंसर देना है। तो विकास है या परिवर्तन है या समायोजन है या अस्थिरता है, क्या हो जाता है 40 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि परिवर्तन यानी बदलाव, यानी क्या है, किशोर अवस्था में इतने बदलाव होते हैं, इतने चेंजेस होते हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाता, तो यानी एक शब्द में उसको आप परिवर्तन कह सकते हैं, ठीक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े भैया फंसा देने वाले होते हैं, कैसे नहीं है, और आपने जो सही है उस पर टिक कर दिया, और यहाँ पे पूछ रहे हैं जो गलत है उस पर आपको टिक करना है, और गलत पे तो आप की नज़र ही नहीं गई, तो जो नहीं है वही इसमें सही है। तो पोषण है, लिंग भेद है, संस्कृति है, तनाव है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, 15 नंबर का हो जाता है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो तनाव, देखिए तनाव नहीं है, बाकी पोषण हो जाता है, लिंग भेद हो जाता है, संस्कृति हो जाती है, मगर तनाव नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हो जाता है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। स्वतंत्रता की पूछ रहे हैं, तो किशोर अवस्था में, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किस में हो जाती है। तो यहाँ पे है देखिए किशोर अवस्था में किस में हो जाती है, तो जो आ ऑप्शन है वो आपका राइट है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है, उसको घूमना फिरना, टहलना, नई नई जगहों पे जाना, ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसको घर नहीं अच्छा लगता है। जो अपने घर के जो गार्जियंस होते हैं ना, उनकी बातें उनको चुभती हैं, ऐसा लगता है ये हमारे लिए गलत कर रहे हैं, और जबकि अपने घर वालों से ज़्यादा अच्छा कौन कर सकता है। लेकिन जो ये एज ही ऐसी होती है, इसमें जब तक आप बच्चों को समझाएंगे नहीं तब तक उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमारे घर वाले हमको समझा रहे हैं बाहर ना जाओ, ज़्यादा ना घूमो, ठीक है ना, लोगों से ज़्यादा यानी ऐसा नहीं कि मिलो ना, लेकिन कुछ लोगों से मिलो जो मिलने के लायक है। इस तरह से घर वाले जब समझाते हैं तो क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है, ये हमारे पैरों में ना बेड़ियां बांध रहे हैं, हमको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, हमको घूमने नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है, घर वालों से चीज़ों को छिपाने लगता है और बाहर वालों पे ट्रस्ट करने लगता है, यानी जो चीज़ें घर वालों को नहीं पता होंगी वो उनकी दोस्त और सहेलियों को पता होंगी। तो ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि बच्चा अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, किशोर अवस्था में जो स्वतंत्रता की भावना होती है वो प्रबल हो जाती है।
और किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? किसने कहा है? तो देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं और अब तक आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे स्टेनले हॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने, वॉगले ने, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर वेरी 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 जितनी बार कहूँ उतना ही कम है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है और आंसर यहाँ पे स्टेनले हॉल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र में मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का, लंबाई का। तो हमने एक आपको ट्रिक बताई थी मावा से, यानी मावा। तो कैसे इसको समझना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब ये सूत्र लिखते हैं तो वास्तविक आयु ऊपर कर देते हैं, मानसिक आयु नीचे, तो गलत हो जाता है। और ऐसा ऑप्शन भी बन के आ जाता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, एक होगा वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, एक होगा उसमें 100 नहीं होगा, या इसमें से कोई नहीं, या सभी, ऐसे करके ऑप्शन देंगे। तो आपको मावा से याद रखना है। देखिए मावा का मतलब होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ऐसे याद रखेंगे, और गुणे 100। ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या किया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन जो हो जाता है 19 नंबर का हो जाता है, वो मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। नवीन रचना, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है, या योग्यता कहलाती है, सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब हम क्या है, हम एक्टिव हैं, कोई चीज़ करने के लिए हम उत्सुक हैं और कोई चीज़ हम कर रहे हैं, तो उसमें हम नई नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नई चीज़ों को हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं। और एक चीज़ और है, जब हम कोई नई चीज़ को सीखेंगे ना तो उसमें हमसे गड़बड़ी भी होगी, हमसे गलतियाँ भी होंगी, और उसके बाद अगर हमारी 2 गलतियाँ हुई तो बाद में हम करेंगे तो एक ही गलती होगी, और उसके बाद वो भी गलती ख़त्म हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्टिव हैं और चीज़ों को करने के लिए तत्पर हैं, यानी तैयार हैं, तो हम क्या हैं, सृजनात्मकता की ओर हैं, और हम नवीन रचना को प्रस्तुत कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को हम सीख रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। और सृजनात्मकता भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, और इस पर हम जब आप लोगों के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और चीज़ें पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर करें। और इसके बाद आप लोगों का जो क्लास रहेगा वो उर्दू का क्लास रहेगा, DLED फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है ना। तो उर्दू के क्लास में भी आप लोग ज़रूर जुड़े, और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें। बाय बाय।